Greetings to everyone. This is Anushka from Example, a student driven platform to help you crack your NEET exams hassle free. Today we have Dr. Manan Gupta with us, currently in first year of MBBS and is pursuing his degree from the prestigious University College of Medical Sciences. It's a pretty renowned college which needs no prior introduction, and it goes without saying the level of effort required to get in. Very heartily congratulations, Dr. Manan Gupta, for your achievement. I'm sure the journey must not have been easy. So, without any further ado, let's begin with the interview. So, my first question to you is Manan, what was that motivation which inspired you to become a doctor? First of all, good evening to all, and thanks, ma'am, for the appreciation you gave to me. एंड मेनली 10th मतलब बचपन से ही था कि डॉक्टर बनना है बचपन से ही। जो पेरेंट्स भी करते हैं, हम फर्स्ट फैमिली डॉक्टर, आई विल बी फर्स्ट फैमिली डॉक्टर ऑफ माय फैमिली इन माय एंटायर फैमिली। तो बचपन से ही था कि डॉक्टर बनना है, और इंडिया में वैसे भी डॉक्टर्स की बहुत कमी है, पेशेंट फ्लो इतना ज़्यादा है और डॉक्टर रेशियो बहुत कम है। तो ये था Right. कि हाँ, कुछ पब्लिक सर्विस करेंगे, अपना नोबलेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड है। तो कुछ था कि पब्लिक सर्विस के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो बस यही था, और बायो तो वैसे भी इंटरेस्टिंग लगती थी बचपन से ही। तो फिक्स था कि 11th-12th में वो परस्यू करना ही है। ओके, तो लाइक आप पहले से ही तैयार थे कि हाँ भाई मुझे डॉक्टर ही बनना है। यस। ओके, so moving on to our next question. What method of study did you adopt in your NEET preparations? स्टडी मेथड मेरा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करा था। एक्चुअली आई वाज़ अ 2 ईयर ड्रॉपर, मैंने 2 साल ड्रॉप भी किया था 12th के बाद। Okay. तो पहले तो मेरा स्टडी मेथड बहुत ज़्यादा खराब था, रैंडम था, रैंडमली पढ़ता था, कुछ भी करता था। वेग तरीका था। लेकिन बाद में जब टीचर्स ने मेरे कोचिंग के जो टीचर्स थे मेरे गाइड किया उन्होंने मुझे, तो इट वाज़ अ ग्रेट। तो उन्होंने जो बताया वही किया, क्योंकि टीचर्स जो बोलते हैं उसको फॉलो करना चाहिए टू अचीव सक्सेस, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है। Right. तो मैं तो यही करता था कि मतलब जैसे पढ़ा अपना अपना पढ़ लेता था, अपना कर लेता था। जैसे अपना एनसीईआरटी हुई, टीचर्स ने लेक्चर लिए, एनसीईआरटी से साथ-साथ कवर कर लिया उसको, और साथ-साथ जो क्वेश्चन बैंक होता है उसको प्रैक्टिस किया, और साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विज़िट कर लिए, ताकि आइडिया लग जाए कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए और कैसे आ सकते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। और टाइमर के साथ प्रैक्टिस किया करता था, रेगुलरली, परसिस्टेंटली तैयारी करता था। चाहे ये नहीं था कि मतलब कि मूड कर रहा है तो पढ़ लेंगे, नहीं कर रहा तो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं था। चाहे जो भी है करना है तो करना ही था। Right. Okay. So, like, how did your typical day look like while you were preparing? अब पिछले साल तो सब कुछ कोरोना के चक्कर में ऑनलाइन हुआ था, तो सुबह उठना, लेक्चर लेना, दिन तक लेक्चर्स लेके फिर थोड़ा रेस्ट करके अपना, मेरा फिटनेस रेजीम भी चलता था, तो मैं अपनी एक्सरसाइज़ेज़ करता था। उसके बाद थोड़ा अपना फैमिली टाइम निकाल कर फिर अपना सेल्फ बैठता था। सेल्फ स्टडी करके 11-12 बजे सोना, और लेके फिर वो सुबह उठ जाना, लेक्चर्स लेना। Okay. So, like, Dr. Manan, what was your weakest area while you're preparing for your NEET examinations, and how were you able to overcome it? वीकेस्ट मेरा फिज़िक्स था। फिज़िक्स पहले तो बहुत ज़्यादा डरावना लगता था कि क्या सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, कैसे होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फिज़िक्स की वजह से ही रह गया था। सेकंड Mm. अटेम्प्ट में जब मैंने दिया था तो जस्ट 5 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। तो फिर अब पिछले साल जब मैंने अटेम्प्ट दिया तो फिज़िक्स को ही कंकर करना था। बाकी तो कंकर्ड ही थे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो एज़ पर द सजेशन ऑफ द टीचर्स मैंने फिज़िक्स में बहुत ही बेसिक चीज़ें करी। ज़्यादा हाई-फाई चीज़ें, मुश्किल चीज़ें करी ही नहीं। बेसिक बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और कंसेप्ट बिल्ड किया फिजिक्स में अपना, और बेसिक क्वेश्चन लगाए, बहुत ही एलिमेंट्री बेसिक क्वेश्चंस, और स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देता हुआ चला गया, तो अच्छे से हो गया। फिजिक्स कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस ही आती हैं डायरेक्टली फिजिक्स में नीट में आजकल पेपर में। ओके, तो लाइक आपने अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग किए पहले। यस। ओके, सी मनन, जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं हमारे ऊपर, स्टडी प्रेशर्स एंड बहुत सारे। तो आपने उन प्रेशर्स को कैसे डील किया? प्रेशर भी दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर। तो मेनली प्रेशर तब आता है जब हम ज़्यादा रिजल्ट रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, नीट के पेपर के दिन क्या होगा, कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, मेरा क्या होगा?
तो मेनली उसकी वजह से ही प्रेशर जो है बिल्ड होता है। मेरा मतलब ये है कि मैं रोज़ाना भगवत गीता पढ़ता हूँ, तो ओके। उसके ही जो नॉलेज है उसको ही मैंने अपनी लाइफ़ में अप्लाई किया था कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि रिज़ल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं, सिर्फ़ हमारे एक्शंस हमारे हाथ में हैं। तो पूरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने ऐसे ही किया था। अपने सिर्फ़ एक्शन जो मेरे मतलब मार्क्स भी कम आए पेपर्स में, सब कुछ हुआ, प्रेशर भी बहुत आया, लेकिन सिर्फ़ ध्यान इस पर था कि अपने एक्शंस को बेटर कैसे किया जाए ताकि मैं परफ़ॉर्म अच्छा कर सकूँ। रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं था, तो रिज़ल्ट के बारे में सोचना ही बेकार था। मैं रिज़ल्ट के बारे में सोचता ही नहीं था, तो प्रेशर बहुत हद तक कम हो जाता था। और बाकी मेरे टीचर्स, मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया टू बी वेरी काम एंड पेशेंस, फुल ऑफ पेशेंस एंड कंपोज़्ड रहने में ड्यूरिंग द एंटायर प्रिपरेशन। पेपर से ओके। भी पहले मेरे फादर ने मुझे बहुत मेरे फादर और मदर ने दोनों ने मुझे बहुत हेल्प किया कि शांति से मैं पेपर दे सकूँ कूल माइंड के साथ। Okay, like we should go forward with a positive approach, right? पॉज़िटिव अप्रोच तो ठीक है, नेगेटिविटी आती रहती है, ऐसा नहीं रह सकते कि हर समय पॉज़िटिव ही रहेंगे हम। Yeah, लेकिन that's true. एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। Hmm. नेगेटिव हमें ओवरवेल्म नहीं करना चाहिए। Right, right. So, like, what were those difficulties and problems you faced while you were preparing? डिफ़िकल्टीज़ एज़ सच तो मेनली फ़िज़िक्स की ही थी, फ़िज़िक्स हैंडल ही नहीं होती थी, मार्क्स ही नहीं आते थे, फ्लक्चुएशंस होते थे, तो टीचर्स के एडवाइस के हिसाब से फिर टीचर्स ने बताया कि मार्क्स फ्लक्चुएट करते रहेंगे, टेंशन ना लिए ज़्यादा और एंड तक बस कंसिस्टेंटली लगा रहे। एक एवरेज स्कोर 650 का मेंटेन करके चलता रहे, तो सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा। इसके अलावा पिछले साल सब कुछ कोविड के चलते घर पर ही करना था, सब कुछ लेक्चर्स वगैरह। मेरी आई साइट भी बहुत ज़्यादा पुअर है, तो आई साइट में मेरा ग्लासेस का नंबर भी ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई ऑनलाइन सब कुछ हैंडल करने में, सब कुछ करने में। तो मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ले ली थी और आकाश की टेस्ट सीरीज़ भी थी, तो मैंने वो ऑफ़लाइन तरीके से कर ली थी, अपने घर पर बैठ कर के। प्रिंट आउट Okay. करके उसको उस तरीके से टैकल कर लिया था ताकि आई स्ट्रेन ज़्यादा ना हो और अपना बस यही सब था। मेनली दिक्कत तो यही थी, जो हैंडल करना, क्योंकि कभी ऑनलाइन अटेंड किया नहीं, पूरा दिन घर पर बैठ के। ऑफ़लाइन इंटरेक्शन ज़्यादा होता था टीचर्स के साथ भी, ऐसे करने में। पढ़ाई-लिखाई में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन फिर थोड़ा एक्लिमेटाइज़ हो गई बॉडी उस हिसाब से। ओके, लाइक प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देने से अच्छा है हम उसके सॉल्यूशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करें, राइट? यस, यस। ओके। सो लाइक जैसे आपने कहा कि आपके प्रिपरेशंस के समय वो कोविड का समय था, राइट? सो लाइक हाउ डिड कोविड अफेक्ट योर प्रिपरेशंस? कोविड ने एज़ सच तो इफ़ेक्ट तो बहुत करना चाहा, लेकिन इफ़ेक्ट होने नहीं दिया। मेरे पेरेंट्स ने, मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत गाइड किया, मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि जो प्रिपरेशन है वो माइंडसेट इफ़ेक्ट करती है। कोविड की जो पैंडेमिक था उसने माइंडसेट लोगों का इफ़ेक्ट कर दिया। माइंडसेट मेरा भी इफ़ेक्ट हुआ था स्टार्टिंग में, मुझे आदत नहीं थी, मैं यूजुअल नहीं था। मैं शुरू से ही स्कूल में भी मैंने स्कूलिंग ऑफ़लाइन करी कंप्लीटली। 2 साल कोचिंग ली 11th-12th में, तो वो भी ऑफ़लाइन ही किया। तो एकदम से सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ घर पे बैठे हुए, तो थोड़ी दिक्कतें तो आईं, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करा कोविड ने, क्योंकि फिर मैं अपना बस वही है ना, अपना रूटीन, मोनोटोनस का रूटीन होता है, नीट एस्पिरेंट का, पढ़ते रहना है, बस पढ़ते रहना है, सोते-जागने पढ़ना ही है बस, और कुछ करने को होता नहीं है। तो बस पढ़ ही लो यार, क्या सोचना है कोविड के बारे में, पढ़ ही लो। Okay. So, like Manan, there were almost 15 to 20 lakh students who gave NEET 2021. And of course, everyone must have prepared well. But what did you do differently, which resulted in your success? मेनली पेपर तो पढ़ाई तो सभी करते हैं, ये गलतियाँ मैंने भी की थी पहले, जिसकी वजह से मेरा 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने का तरीका डिफरेंस देता है। एक तो ज़्यादातर मैं अपना टाइम्ड प्रैक्टिस करता था क्वेश्चन्स की, क्योंकि 200 को एकदम से पैटर्न चेंज हुआ और 200 क्वेश्चन्स आ गए। तो Yeah. उसमें टाइम मैनेजमेंट वाज़ अ ग्रेट चैलेंज। तो स्टार्टिंग से ही मैं ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस करता हुआ चलता था टाइम्ड तरीके से, कि एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से ज़्यादा मैं देता ही नहीं था। एवरेज तो 1 मिनट देना चाहिए, लेकिन मैं 30 सेकंड से ज़्यादा मैं देता ही नहीं था। तो उस तरीके से मैं स्पीड और एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करता गया, तो कि मुझे फिर बाद में पेपर, नीट 2021 का पेपर लेंदी था, लेकिन फिर भी मुझे लेंदी लगा नहीं, मैं उसको आराम से टैकल कर पाया। और दूसरा, एंड के समय पे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल बुक्स की ओर दौड़ते हैं कि एनसीईआरटी तो हो गई, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ, मेरी रैंक अच्छी हो जाएगी, वगैरह-वगैरह। तो एन लास्ट के समय पे मैंने सिर्फ़ एनसीईआरटी को ही, स्टार्टिंग में सब एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, वो सब मैंने भी पढ़ा था। लेकिन एंड के समय पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी कवर करी थी।
10 के मल्टीपल्स में मैंने एनसीईआरटी कर ली थी, रिपीटेशंस लगाकर। उससे बहुत हेल्प हुआ क्योंकि नीट के पेपर में डायरेक्टली एनसीईआरटी कोटेड लाइंस ही थी, जो मुझे बहुत हेल्प करा कि मैं फटाफट बस क्वेश्चंस करता चला गया, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं। मेजर चीज़ तो यही होती है, जो हेल्प करती है सिलेक्शन दिलवाने में। Okay, really और good to know. माइंडसेट आता है, माइंडसेट थोड़ी प्रिपरेशन अच्छे से बच्चे करते हैं, अच्छे से करते हैं, लास्ट के कुछ हफ्तों में या लास्ट के दिनों में रिजल्ट कम आ रहा होता है या कोई पेपर की टेंशन एंजाइटी होती है, तो उस चक्कर में वो अपना पेपर ही खराब करके आ जाए। ये सोचते हैं कि पेपर के दिन क्या होगा क्या नहीं होगा, द डूम डे, पेपर क्या है, पेपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिन है, क्या होगा, तो उस चक्कर में वो पेपर खराब कराते हैं। उस दिन पीसफुल रहना, कंपोज रहना, काम रहना बहुत जरूरी है। और Right, लास्ट के दिन कुछ पढ़ना नहीं चाहिए पेपर से पहले कुछ भी, जितना पढ़ लिया हो गया बस, right. उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। वो तो है। तो लाइक जैसे आपने अभी कहा कि लाइक आपको 3 अटेम्प्ट्स लगे नीट क्लियर करने के लिए, सो व्हाट वाज दैट व्हिच स्टिल केप्ट यू गोइंग इन योर थर्ड अटेम्प्ट? अगेन वही बोलूँगा कि रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं था, तो जो बनना था वो बनना ही था। तो भगवत गीता की टीचिंग्स को अपनी लाइफ़ में उतारता गया और बाकी जो दिमाग में एक बार सेट कर लिया था, वो कर ही लिया था। फिर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना ही है। तो ज़्यादा मैं फिर सोचा नहीं था, फर्स्ट ड्रॉप लिया, थोड़ा-सा माइंड डिस्टर्ब होता है, थोड़ा-सा माइंड डिस्टर्ब हुआ कि कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन फिर अगेन वही अपना इंटरनल मोटिवेशन है, एट द एंड इंटरनल मोटिवेशन काम आता है। तो बस यही था कि डॉक्टर बनना है, भले ही कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता ही है। तो बस यही सोच के मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। तो लाइक आप बहुत कंसिस्टेंट रहे पूरे आपकी यस, नीट के जर्नी में। ओके, यस। so like Manan, our future NEET aspirants would love to know that what was your parents' reaction when they learned that you have scored such amazing marks and ranks and soon you would become a doctor? मेन तो मैम ये था कि पहले मतलब जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दे वर लाइक वो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने हर स्टेप पर मेरा सपोर्ट किया है। मतलब कभी भी ये फ़ील नहीं होने दिया कि मैं फेलियर हूँ। और जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो रिज़ल्ट आ गया, मैंने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए, सब कुछ कर लिया, तो पेरेंट्स वर लाइक मुझसे भी ज़्यादा खुश थे एंड दे वर लाइक अबव द स्काईज़। उनकी कोई Mm, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे कि इतने खुश थे मतलब। सबको फ़ोन कर के बता रहे हैं कि इसका ऐसे कॉलेज में हो गया, इस कॉलेज में हो गया, दिल्ली में हो गया। तो okay, so like you really made your parents feel proud for you. यस मैम। Okay. So, like, as you said, so, like, were there any other books you referred to other than NCERT for your preparations? NCERT, my teacher's notes and the modules of Akash. Okay. This is what you prepared. Like, this is what you used for your preparation. Yes, Okay. So, like, what helped you to focus the most during your study times? फोकस मेनली वही इंटरनल मोटिवेशन आती है, और जब गोल दिख रहा होता है सामने तो और कुछ फिर डिस्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। और कंसिस्टेंटली फेलियर्स के बाद अगर कोई मतलब प्रेशर होता है, जैसे 12th के बाद पेपर दे रहा होता है, तो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी होती हैं, मेरे लिए भी थी। लेकिन जब मेरा दूसरा ड्रॉप लिया, मैंने तीसरा अटेम्प्ट दे रहा था, तो मुझे सब पता था कि कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, फैमिली डिस्ट्रैक्शंस हैं और भी सोशल इंटरेक्शंस हैं, टीनेजर एडल्ट की लाइफ में कौन-कौन से डिस्ट्रैक्शन होते हैं, वो सब आते हैं। लेकिन मुझे वो सब पता था कि वो कैसे अफ़ेक्ट करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। तो मैं ऑटोमैटिकली उनसे दूर ही था क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था उन चीज़। Right. मेनली फ़ोकस यही था कि हर मतलब शॉर्ट टर्म फ़ोकस रह के चलता था कि अब ये टेस्ट आने वाला है, तो इसके लिए मैं तैयारी कर लेता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बस ऐसे ही टाइम निकलता चला गया, फ़ोकस के करते-करते टाइम निकलता चला गया, टाइम का पता ही नहीं लगा और फाइनली नीट का दिन आ गया और उस दिन पेपर दे आए। Okay, so like you divided your studies into small chunks. Like you made small goals and then you achieved it. Okay, it's really good to know. So like Manan, what was your last moment strategy before appearing for your NEET examinations? लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी मेरी यही थी कि पूरे साल तो पढ़ लिया, जितना पढ़ना था, थ्योरी वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। 1 महीने करीबन तक, 1 महीने जब नीट का पेपर था,
वो उससे 1 महीने पहले तक मैंने अच्छे से अपनी थ्योरी मल्टीपल सेट्स में रिवाइज़ कर ली थी। तो उसके फिर लास्ट 15 डेज़ में मैंने अपनी जितनी भी थ्योरी थी उसको एक सेट और फाइनल रिवीजन का सेट जो होता है हमारा फ्लैश कार्ड्स के थ्रू या फिर अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू उसको रिवाइज़ कर लिया था। और लास्ट के 15 डेज़ तक मैंने जितने टेस्ट देने थे मैं दे चुका था। लास्ट के 15 डेज़ में मैंने कोई भी टेस्ट नहीं दिया। क्योंकि फिर क्या होता है ना, साइकोलॉजी होती है कि लास्ट में अगर मार्क्स एकदम से कोई कुछ भी हुआ, मार्क्स कम हो गए या थोड़े बहुत भी, जैसे हमारा 6 9 मेरे लास्ट के समय पे मैं स्कोर मेरा 690 700 तक मैक्सिमम जा चुका था। तो थोड़ा बहुत भी अगर 650 पे भी ड्रॉप होता है स्कोर, तो कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। तो Right. मैंने लास्ट के 15 डेज़ में कोई टेस्ट नहीं दिया था, बस वही शॉर्ट नोट्स तैयारी करता रहा था, उसके थ्रू रैपिड रिवीजन करता रहा, अपनी जो रैपिड रिवीजन कर रहा था, बस वही करता रहा और फाइनली बस नीट के पेपर के दिन एक 1 दिन पहले तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं था, मैं मूवीज़ देख रहा था अपना, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। मैंने 1 दिन पहले कुछ भी नहीं करा और फाइनली बस पेपर दे के आ गया, चिल माइंड के साथ। Okay, it's really, very strange to know that you were very chill even before one day of your exam. It's very rare to find basically. Otherwise, students are, overwhelmed what to do, what not to do. It's really good. Okay. So, what advice would you like to give to the students who are currently in their 11th, 12th, as well as repeaters? जो फ्रेशर्स हैं, जो 11th और 12th में, तो उनको तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अभी तुम्हारे पास बहुत समय है करने के लिए, 2 साल हैं, तो बहुत समय है तुम्हारे पास, आराम से चीज़ों को कंसिस्टेंटली तुम कर सकते हो। थोड़ा बहुत कंसिस्टेंटली तुम्हारी वेरी होए भी तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि तुम नेक्स्ट डे या नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे थोड़ा बहुत जो छूटा है वो कवर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एम्पल ऑफ टाइम है। और जब तुम्हारा 11th खत्म हो, क्योंकि 11th जो है ज़्यादा डिफिकल्ट और ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 12th, पोर्शन उसका ज़्यादा है, तो जब तुम 12th में पहुँचो तो 11th को अपना साथ-साथ रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि 6-7 महीने में 12th का सिलेबस खत्म हो जाता है। तो अपना Okay. बाकी समय जो बचेगा तुम्हारा, तुम उसमें 11th को रिवाइज़ करो, क्योंकि 12th तो तुमने अभी फ्रेशली पढ़ी है, तुम्हें याद रहेगा। तो तुम पेपर में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो और टेस्ट तो तुम्हें रेगुलरली देना ही है। और एक अपना अकॉर्डिंग टू टीचर्स, तुम्हें टीचर्स को फ़ॉलो करना है, क्योंकि उनको तुमसे 10-15 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलवा चुके हैं और तुम पहली बार पेपर दे रहे हो। तो मेरा तो यही सजेशन रहता है, अपने टीचर्स को हमेशा फ़ॉलो करो, जो वो कह रहे हैं। और रिपीटर्स में, क्योंकि मैं रिपीटर भी रह चुका हूँ, तो मैं बता सकता हूँ, रिपीटर्स के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता, पूरा 1 साल भी नहीं होता, 8-9 महीने होते हैं मुश्किल से उनके पास करने के। तो तुम्हें बस जो है मेन-मेन चीज़ें पढ़नी है। सब कुछ एनसीईआरटी तो तुम्हें 10 के मल्टीपल्स में रिवाइज़ करनी ही करनी है। फिज़िक्स में थोड़ा बहुत कम चलेगा, लेकिन फिज़िक्स में भी वो सेमीकंडक्टर जो सेमीकंडक्टर वाली जो यूनिट्स आती हैं, डुअल नेचर वगैरह मॉडर्न फिज़िक्स की, उसकी एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन मेजरली आते हैं। और एनसीईआरटी, बायो की एनसीईआरटी तो 10 के मल्टीपल्स में रिवाइज़ करिए, पढ़िए। केमिस्ट्री भी सेम गोज़ फॉर द केमिस्ट्री। और मेजरली तुम्हें बस फिज़िक्स में तो कुछ ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेनली कांसेप्ट्स पढ़िए, अपने कांसेप्ट को बिल्ड करके अपना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाइए। अपने पेपर जब सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन भले ही 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, तुम्हारी एफिशिएंसी और स्पीड खुद बढ़ जाएगी। रिपीटर्स Okay. के पास टाइम नहीं होता है, तो रिपीटर्स को तो इस तरीके से ही करना पड़ता है, इस तरीके से ही करना चाहिए। और प्रेशर भी रिपीटर्स पे बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी ढूँढ लो, जिससे तुम्हारा जो पढ़ाई से हटकर जो तुम्हें रिलीव कर सके प्रेशर से तुम्हारे को। Okay, right. It's really interesting to know. Okay. So, Manan, what role has peer-to-peer guidance played in your life at your MBBS level as well as your prior studies? एमबीबीएस लेवल पर तो टीचर्स पढ़ाते ही नहीं हैं, खुद ही पढ़ना पड़ता है सब कुछ, कोई उसमें बात ही नहीं है। खुद पढ़ो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, फ्रेंड्स 10 चीज़ें तुम्हें बताएँगे, तुम उनको 10 चीज़ें बताओ, आपस में ऐसी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो एमबीबीएस में तो ग्रेट रोल है पीयर टू पीयर इंटरेक्शन का। बाकी प्रीवियस स्टडीज़ में भी जब मैं 12th में था या मैं जब ड्रॉप किया, तो पीयर टू पीयर इंटरेक्शन बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आस-पास के जो बच्चे तुम्हारे साथ आस-पास बैठते हैं ना, उसके उसके हिसाब से तुम्हारा लेवल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि जब तुम बातें करते हो, अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हो, तो वो कुछ तुम्हें शॉर्टकट बता देगा क्वेश्चन करने का या ट्रिक बता देगा, जो तुम बहुत समय लगा के कर रहे थे। तो इससे लेवल इंक्रीज़ होता है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तरीके पता लगते हैं कि किस तरीके से हैंडल करा जाए, किस तरीके से ना किया जाए। और माइंडसेट को भी बिल्ड करते हैं पीयर इंटरेक्शन होता है, माइंडसेट भी बिल्ड होता है इन सब चीज़ों से। तुम टेंशन में हो तो अपने पीयर से बात कर ली, क्योंकि वो भी सेम
नाव में चल रहा है, वो राइट। भी सेम नाव में है, तो वो तुम्हें बताएगा, तुम बताओगे, मन हल्का हो जाएगा। रोल प्ले करता है बहुत ज़्यादा। ओके, सो बेसिकली पीयर टू पीयर गाइडेंस ये बहुत नेसेसरी है, राइट। क्योंकि टीचर्स हमेशा हमेशा कुछ टीचर्स वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, वो बहुत ही अच्छे टीचर्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो क्लास के समय पे अवेलेबल रहेंगे। लेकिन जो तुम्हारे पीयर्स होंगे, वो उसको तुम कभी भी कुछ भी पूछ लो, कभी भी किसी भी समय पे पूछ लो, बता देंगे, बात हो जाएगी। Okay, right. It's really interesting to know. So now moving on to our next question. What do you like the most about our example app? इसमें एक तो जो सीनियर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है, और उनके जो नोट्स हैंड रिटन नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प होती है। Okay. How, in what way it is useful? यूज़फुल रहेगा क्योंकि जो टॉपर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, वो पेपर निकाल चुके हैं, उनको पता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, Right. क्या नहीं है। तो उसको रेफ़र किया जाएगा, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी पढ़ाई में। Okay. It's good to know. So, like jumping on to our last question, what message would you like to give to the future NEET aspirants who want to walk the same path as you? सजेशंस तो ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे दे चुका हूँ, तो वो Right. सजेशंस तो है ही, पढ़ाई से रिलेटेड तो सजेशंस है ही। लेकिन जो पढ़ाई से हट के, पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन मेजर रोल नीट के दिन माइंडसेट का आता है, और वो Right. फाइनल डे वही है जो डिसाइड करता है कि तुम डॉक्टर बनोगे या नहीं बनोगे। तो पहली बात तो ये है कि ये सोचना नहीं है कि अब नीट का दिन आ गया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये सब सोचना नहीं है उस दिन। बस ये सोचना है कि अरे अब तो दिन आ गया, अब तो मुझे अपने आप को प्रूव करना है, तो बस बाहर निकलना है, पेपर देके डॉक्टर बन के ही निकलेंगे अब। ये सोचना है, ये माइंडसेट रखना है, ये नहीं सोचना कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं कुछ कम तो नहीं किया, कुछ रह तो नहीं गया, ये सब नहीं सोचना है। क्योंकि नीट एक ऐसा पेपर है, क्योंकि नीट के बाद तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो, और डॉक्टर, जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, तो आधा मरा हुआ पेशेंट आता है, घायल पेशेंट आता है, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। उसमें तुम्हें अपने आप को कंपोज़्ड, काम रखना है। डॉक्टर ही काम नहीं रहेगा, तो वो कैसे पेशेंट का इलाज करेगा? तो उसको शांत रहकर अपनी नॉलेज, जो उसके अंदर नॉलेज है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, पेशेंट को ठीक करना है। तो ऐसे ही नीट के दिन है, नीट वाले जो हैं नॉलेज तो चेक कर ही रहे हैं, जो कर रहे हैं पेपर के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, लेकिन वो बहुत ही Okay. एलिमेंट्री क्वेश्चन है। वो तुम्हारी नॉलेज को इतनी ज़्यादा चेक नहीं कर रहे, जितना तुम्हारा माइंडसेट चेक कर रहे हैं, कि तुम, पेपर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसमें तुम्हें 3 घंटे मिले हैं और 200 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है पेपर के दौरान ही, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो उसमें अब तुम्हें अपने आप को शांत रखना है, एकदम कूल माइंड रखना है, और अपनी नॉलेज को उतारना है पेपर के अंदर, ताकि तुम मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सको। तो मेजर चीज़ ये है, तुम्हें अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ही। हर टेस्ट के साथ, हर टेस्ट के दौरान, जब भी टेस्ट दे रहे हो, तो यही चीज़ दिमाग में रखनी है कि तुम नीट का पेपर दे रहे हो। तो नीट के पेपर जैसे देना है तुम्हें, वैसे दे रहे हो। और जब नीट का पेपर देने जाओगे, तो ये सोचना है कि मैं अपना कोई भी मॉक पेपर दे रहा हूँ, तो आराम से निकल जाएगा। Okay. तो बेसिकली जो हमारी एमबीबीएस की जर्नी होती है वो नीट एग्जाम से ही चालू होती है। लाइक ऐसे माइंडसेट रहना चाहिए, क्या प्रेशर्स, प्रॉब्लम्स, पूरे प्रेशर्स हैंडलिंग वो पूरी अभी से चालू होती है, राइट। क्योंकि नीट में अच्छे से परफॉर्म करना तो है ही, अपना राइट। आंसर्स लिख के आने हैं, अपना मार्क करना है, नॉलेज इंप्लीमेंट करनी है, सब करना है। लेकिन माइंडसेट ही अगर सही नहीं रहेगा, शांत दिमाग नहीं रहेगा, दिमाग इधर से उधर दौड़ेगा, अरे एक क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे, अब क्या होगा, मेरा तो सिलेक्शन ही रह जाएगा। तो अगर ऐसा माइंडसेट रहेगा, तो फिर नीट क्लियर नहीं हो पाएगा ना। नीट जो क्लियर कर रहा है वो डॉक्टर बन के निकल रहा है, और जो नीट नहीं कर रहा है वो पेशेंट बन जा रहा है, डिप्रेशन में आ जा रहा है, फिर स्ट्रेसफुल हो जा ओके। रहा है। तो यही चीज़ है ना, नीट अगर निकालना है, तो तुम्हारे को चेक कर रहे हैं ना, तुम अब फ्यूचर डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो तुम्हारा माइंडसेट किस तरीके से काम करता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। तो वो स्ट्रेस को ओके, हैंडल करना सीखना है पूरी प्रिपरेशन के दौरान। तो लाइक हमारा जो एमबीबीएस के दौरान माइंडसेट होना चाहिए वो नीट प्रिपरेशंस के दौरान ही बिल्डअप होने लगता है, राइट। ओके, दिस वाज बिल्डअप हो रियली। जाता है, क्योंकि एमबीबीएस में तो स्ट्रेस अच्छी बहुत ज़्यादा हाई है, एमबीबीएस में तो स्ट्रेस तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन एक तुम्हें ब्रीफ तो आइडिया तो लग जाता है कि कहाँ स्ट्रेस को किस तरीके से थोड़ा बहुत हैंडल किया जा सकता है नीट के दौरान। तो स्ट्रेस हैंडल होगा, तो तुम्हारी एक्यूरेसी खुद ब खुद बढ़ेगी। या। तुम्हारे मार्क्स भी बूस्ट अप होंगे। मेरा खुद के साथ हुआ था, मेरे जब मैं पहले बहुत स्ट्रेस लेता था, जब मेरा पहला ड्रॉप था, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता था। तो
फिर उसके बाद मैंने जैसे बताया मैं भगवद गीता पढ़ना चालू किया, शुरू किया, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। बाकी मेरे टीचर्स ने, मेरी फैमिली ने बहुत हेल्प करी मेरी, कैसे मैनेज किया जाए स्ट्रेस को। स्ट्रेस को मैनेज किया तो मेरे 620 मार्क्स से 690 मार्क्स पे चले गए थे, 1 महीने के अंदर-अंदर। तो 70 मार्क्स का बूस्ट अप हुआ था मेरे मार्क्स में, जस्ट बिकॉज़ कि मेरा माइंडसेट मैं पेपर में ठीक रखने लगा था, स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहा था और कूल माइंड होके पेपर दिया था, जो होगा देखा जाएगा। और 1 क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गए, लाइन से 3-4 क्वेश्चन छूट गए, तो कोई बात नहीं, अभी और 170 क्वेश्चन्स हैं, उसको हैंडल कर लेंगे। प्रैक्टिकली यही होता है। इस बार नीट का पेपर मैंने दिया था तो यही हुआ था। वो एग्ज़ामिनर पेपर इस तरीके से सेट करता है, वो तुम्हारे माइंड के साथ खेलता है। वो क्वेश्चन इस तरीके से सेट करता है कि 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में लाइन से मुश्किल लगा देगा और तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा, तुम्हारा पेपर खराब। तो सिल यही है ना, 10,000 बच्चों में 1 बच्चे को सीट मिल रही है कॉलेज में, तो यही फैक्टर डिसाइड करता है। तो मेरे Right. साथ भी ऐसे ही हुआ था नीट के दिन। 4-5 क्वेश्चन लगातार मुझसे फिज़िक्स के नहीं हुए थे और बायो के भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही मेरे साथ नहीं हुए थे। तो मैंने उस समय ज़्यादा सोचता नहीं था। मेरे को वही, मेरा शुरू से मैंने आदत डाली हुई थी ऐसी प्रिपरेशन के दौरान। छूट गए कोई बात नहीं, अब आगे का जो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, 60-70 क्वेश्चन बचे हैं, उनको पहले करो, उनको खत्म करो। बाद में आके उन क्वेश्चन्स को देखूँगा शांत दिमाग से, टाइम बचेगा तो। उन क्वेश्चन्स को आके देखूँगा, रिविज़िट करूँगा और उन क्वेश्चन्स को करूँगा। और जो मैंने 6 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन छोड़े थे और बाद के लिए कि मैं बाद में करूँगा। 4 क्वेश्चन फिज़िक्स के, 2 क्वेश्चन बायो के। तो उनमें से मेरे 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए थे। जब मैंने वापस आके शांत दिमाग से सोचा करा, 3 क्वेश्चन मेरे ऑलरेडी हो गए थे डन, आराम से हो गए थे और बल्कि कम टाइम में हो गए थे, जितना मैं पहली बार में ट्राई करके कर रहा था। और वो तीनों भी सही थे, ऐसा नहीं था कि गलत हो गए थे। सही थे तीनों के Okay. तीनों। तो हो जाता है। Okay. Like this was a very, great piece of advice to the students. Really, students would really, apply it in their life. Really, it's really great advice. क्योंकि Okay, ये so चीज़ें बताता कोई भी नहीं है। ये चीज़ें right. कोई भी नहीं बताता। लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे हेल्प की और जो मैंने अपनी लाइफ में थोड़े बहुत मॉडिफ़िकेशन करके अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसको अप्लाई किया जीवन में, तो उससे मुझे अपने जो मैंने मॉक टेस्ट दिए उसमें भी मुझे रिज़ल्ट दिखा और फाइनली नीट रिज़ल्ट भी दिखा। तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और डॉक्टर्स आएँ और डॉक्टर्स निकलें, क्योंकि इंडिया में शॉर्टेज है डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर्स बने, क्योंकि बन जाए ना, क्या दिक्कत है? अच्छा रहेगा। वो तो है ही। Okay. So, like Manan, with this, we come to an end of our interview. Thank you so much, Dr. Manan. It was really a pleasure talking to you. This was very insightful, and we hope that all the students must have learned a lot of things from this session and will surely implement all these tips and guidelines in their preparation. It was really a very enlightening interview for the time for the students today. We wish you all the very best for your future. Thank you.